गुड मॉर्निंग बच्चों। डिजास्टर मैनेजमेंट में आज पहला पार्ट है आपदा का परिदृश्य। डिजास्टर ए ब्रीफ समरी फॉर क्लास 10th। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपदा जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है, आपदा का मतलब विपत्ति। उत्तराखंड राज्य जो है अपनी भौगोलिक और पारिस्थितिक संरचनाओं के कारण प्राकृतिक और मानवीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड में जो है ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि यहाँ कभी भी और किसी भी समय आपदा आ जाती है। कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो एक मौसम विशेष में आती हैं। मनुष्य ऐसी प्रतिक्रियाएं कर रहा है, ऐसे काम कर लेता है यहाँ जो कि पर्यावरण के लिए प्रतिकूल होती हैं, मनुष्य समाज के लिए प्रतिकूल होती हैं और वो आपदाओं को जन्म दे देती है। तो उत्तराखंड राज्य में अनेक प्रकार की आपदाओं के बारे में हमने नीचे लिखा, जैसे बादल फटना है, बाढ़ आना है, त्वरित बाढ़ है, हिमस्खलन हो जाता है, वनों में आग लग जाती है। अनेक प्रकार की मौसमी आपदाएं जो कि एक वर्ष विशेष में आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सर्वाधिक आपदा जो उत्तराखंड में है वो भूकंप है। ये तो पूरे विश्व में और भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप कभी भी और किसी भी समय आ जाता है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी मौसम में, वर्ष में कभी भी। तो ये बहुत खतरनाक आपदा यहाँ के लिए है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रदूषण भी है और अनेक अंधविश्वास की अपना तन मन धन खो लेता है। तो ये सारे आपदाएं। तो आपदा की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, मैंने इस पे लिखा है बीच में, ऐसी घटना जो सामाजिक पर्यावरण का नुकसान या ह्रास करती हो। ह्रास का मतलब नुकसान करना, कम करना या बाधित करना, और लोगों को के प्रतिरोध करने की सामर्थ्य से अधिक हो, मानी प्रतिरोधक जो क्षमता व्यक्तियों में है उसके सामर्थ्य से अधिक, प्रतिरोधक क्षमता से बाहर हो और उसमें समुदाय या लोगों को बाहरी सहायता की मदद की जरूरत पड़ती हो, तो आपदा कहलाती है। समझ गया आप? ऐसी घटना जो सामाजिक पर्यावरण का नुकसान करती हो या ह्रास करती हो, लोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता की सामर्थ्य से बाहर हो या अधिक हो और बाहरी सहायता की उसमें मदद पड़ती हो, तो आपदा या विपत्ति कहलाती है। तो आपदा की सामान्य परिभाषा हो गई है। देखो बच्चों, उत्तराखंड में जो है प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में, यहाँ की स्थलाकृति भी अलग अलग हैं और यहाँ की भौतिक विशेषताएं अलग हैं। और उसके साथ साथ उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उत्तराखंड में अनेक त्वरित बाढ़ आ जाती है। अभी आजकल बारिश बहुत तेजी से हुई तो अनेक जगह जो है त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ में उसके बाद जो है कुछ दिन पहले वन में आग लगा दी। वैसे तो विश्व में आजकल कोरोना वायरस का कोविड-19 का कहर है, ये वैश्विक आपदा है, महामारी के रूप में घोषित इसको कर दिया गया। तो ये सारे आपदाएं हैं। आप देख रहे होंगे आजकल बाहरी सहायता की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल हमारा पर्यावरण, हमारा जो सामुदायिक जीवन है, सामाजिक पर्यावरण, ये प्रभावित हो चुका है बुरी तरह से। तो उत्तराखंड की दृष्टि में हम देखें, मैंने एक बात कहा था आपको कि सर्वाधिक विनाशकारी जो आपदा यहाँ पर आती है, जिसका कोई समय नहीं होता, वो भूकंपीय जो भूकंप का क्षेत्रीकरण है, उसको भूकंप के क्षेत्रीकरण के आधार पर उत्तराखंड का जो प्रदेश है उसमें 13 जिले हैं, 13 जनपद हैं। उनको 2 जोनों में बांटा गया है। एक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, जोन 4 और जोन 5। जोन 4 में देखो, जोन 4 में जो है 9 जिले हैं और जोन 5 में 4 जिले हैं। जोन 5 ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ आपदा आने की संभावना ज्यादा है। जोन 5 में आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रखा है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जोन 5 के ऐसी संभावना। यहाँ उत्तराखंड इस क्षेत्र में भी भूकंप आता है, तो भूकंप से काफी नुकसान होने की संभावना होती है। और उसके अलावा जो है जोन 5 में उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा का कुछ भाग है, चंपावत और उधम सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। 2 भागों में जो है उत्तराखंड को भूकंप के क्षेत्रीकरण के आधार पर बांटा गया है। 4 जिले जो है जोन 5 में रखे।
इसके बाद आता है बच्चों आपदाओं के कारण। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपदाएं? देखो बच्चों, आपदाओं के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा होता है मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण जो है वे घटनाएं या वो आपदाएं जो प्रकृति में अपने आप आती हैं, इनको मनुष्य रोक नहीं सकता है, लेकिन इनसे बचने का प्रयास व्यक्ति जरूर कर सकता है। और मानव जनित घटनाएं वे होती हैं जिनको कि मनुष्य स्वयं अपने लिए उत्पन्न करता है, तैयार करता है। अनेक ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां, ऐसे क्रियाकलाप मनुष्य कर लेता है अपने विकास के लिए कि वे क्रियाकलाप जो है मनुष्य के लिए जो है आपदा का रूप धारण कर लेते हैं। वो मानव जनित आपदा। मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ये देखो, ये ऊपर से गाड़ियां बह रही हैं, इधर ये फैक्ट्रियां, सारा धुआं दिख रहा है, ये वायु प्रदूषण, ये मनुष्य ने खुद अपने लिए तैयार किया है। ये त्वरित बाढ़ आ रखी है, बाढ़। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं भूकंप का दृश्य उत्तराखंड में, ये चक्रवात, साइक्लोन इस तरह से आते हैं, सूखा पड़ जाता है और भूस्खलन आ जाता है। ये सारे के सारे प्राकृतिक कारण आपदाओं के। उसके अलावा जो है ये त्वरित बाढ़ का है, ये दुर्घटना हो गई मानवीय कारण। ये सुनामी का दृश्य यहाँ पे समुद्र तटीय क्षेत्र, देखो यहाँ समुद्र की लहरें आ रही हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे वन दावानल हो रहा है, वनों में आग लगना, भूकंप के बाद टूट फूट। उसके अलावा जो है भूकंप या अन्य कारणों से चक्रवात या सुनामी जैसे जो है इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये प्राण ये आप समझ गए होंगे कौन से प्राकृतिक कारण आपदाओं के और कौन से मानव जनित कारण आपदाओं के। इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों, अब होता है प्रभावित कारक, माने वे कौन अफेक्टिव फैक्टर्स कौन। जब आपदा आ जाती है तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा, कौन से क्षेत्र अफेक्टिव होते हैं, प्रभावित होते हैं? सामाजिक पर्यावरण सबसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें सामाजिक आपदा वो है जिसमें सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है। सामाजिक पर्यावरण में आता है हमारा जन समुदाय हो गया, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पशुधन का नुकसान हो जाता है, व्यक्ति का रहन सहन बड़ा व्यवस्थित हो जाता है, और भौतिक संरचनाओं का, जैसे भौतिक संरचनाओं में भवन है, खाद्यान्न भंडार हैं, उसके अलावा चिकित्सा की सुविधाएं हैं, संचार के साधन हैं, ये सारे के सारे जो है प्रभावित हो जाते हैं। और सामान्य पर्यावरण जो है मनुष्य के चारों तरफ का पर्यावरण है वो भी जो है प्रभावित हो जाता है। अब आपदाओं के लक्षण क्या क्या, अभिलक्षण जिनको कहते हैं लक्षण। देखो बच्चों, आजकल आप कोविड-19 है, कोरोना महामारी है, तो क्या लग रहा है आजकल सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं जो है लोग घरों को जाने के लिए परेशान है, कहीं शिविरों में है, कहीं जो है खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कहीं चिकित्सा सुविधाओं की परेशानी हो रही है। तो आपदाओं के लक्षण सामान्य का जनजीवन जो है, सामान्य जनजीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस तरह जब भूकंप आता है तब ऐसी परेशानी होती है। 2013 का जब बाढ़ आती है, त्वरित बाढ़ आई, तो आपने देखा होगा कि आना जाना लोग बहुत परेशान हो गए। उसके अलावा जो है आपदाओं का लक्षण यह है कि जन धन की हानि हो जाती है, सामाजिक ढांचा जैसे भवन है, खाद्यान्न, चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी ध्वस्त हो जाती हैं, और समाज में भय का वातावरण पैदा होता है। आजकल आप देख रहे होंगे भय, सबको डर लग रहा है, भाई कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, तो समाज में भय का वातावरण, फिर हताशा और निराशा पैदा हो जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि आपदा में सबसे ज्यादा मौतें जो है हताशा और निराशा में ही होती है। हमें पूरा याद है 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी, तो लोगों, जब रात को बारिश थी, अंधेरी काली रात, और ऐसा कहीं खाना नहीं, कुछ नहीं, लोग हताश निराश हो गए, कितने लोग ऐसे में मर जाते हैं। तो ये आपदा के लक्षण है। उसके बाद आता है खतरों या घटनाओं का आपदा में परिवर्तित होने के कारण। वे कौन सी परिस्थितियां, खतरे। देखो बच्चों, खतरा अपने में आपदा नहीं होता। खतरा जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उससे हम संभल नहीं पाते हैं, उससे हम बचाव के कार्य नहीं कर पाते, तो वो खतरा या घटनाएं जो है आपदा में बदल जाती हैं। जैसे गरीबी है, गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाता तो उससे भी आपदा बन जाती है। गरीबी भी एक भुखमरी हो जाती है, उससे बड़ी बड़ी आपदा है। आप देख रहे होंगे कि आजकल जो गरीब लोग हैं ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो एक आपदा उनके लिए बहुत खतरनाक बन गई। जनसंख्या में, किसी देश की जनसंख्या में बढ़ती, आप देख रहे होंगे कि इसी कोविड-19 में दिल्ली या महाराष्ट्र, बम्बई में जो है वहाँ ज्यादा केस आ रहे हैं। छोटी छोटी स्लम्स बस्तियां हैं,
छोटी-छोटी जो झुग्गी बस्तियाँ हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। धरा भी एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी बस्ती वाला एरिया है, वहाँ 8 लाख पॉपुलेशन है। तो कितने नज़दीक रहते होंगे? सोशल डिस्टेंस की बात और कर रहे हैं, सामाजिक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ रह पाएँगे लोग? तो जनसंख्या में वृद्धि भी जो है वो आपदा में एक खतरा है और उसके बाद वो आपदा में परिवर्तित हो जाती है, किसी भी आपदा के आने पे। पुल व नदी नालों के किनारे अगर भवन बना रहे हैं लोग तो वो भी जो है आपदा आ जाती है। पुल आप देखे होंगे कि केदारनाथ वाले रास्ते पे या कहीं भी देश में किसी भी नदी के किनारे, पुलों के किनारे मकान बना देते हैं, पानी बढ़ जाता है तो उनको नुकसान हुए, वो आपदा में बदल जाता है। अनियमित शहरीकरण ये हो जाता है तो प्रदूषण हो जाते हैं। चोरी डकैती, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये अनियमित शहरीकरण खतरा है और खतरा कब आपदा में बदल जाए इसका कोई पता नहीं। आवश्यक जानकारी का अभाव होता है और इसलिए भी आपदा बन जाती है। ये खतरा आपदा में बदल जाती है। अनियमित औद्योगिकरण, उद्योगों, शहरों के नज़दीक, गाँव के नज़दीक, बस्तियों के नज़दीक अनियमित औद्योगिकरण हो तो उससे अनेक परेशानी होती है। वायु प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद सड़कें बन जाती हैं तो आवागमन के लिए जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। उसके अलावा जल प्रदूषण हो जाता है। महामारी और बीमारियों का विकराल रूप धारण होना। बीमारियां हैं, महामारी जैसे महामारी आज ये वैश्विक सारे विश्व में जो है ये महामारी आ गई है। इसका रूप विकराल हो गया। इसको अगर चाइना में ही रोका जाता है, वहीं पर लोगों को माने वो रोकने का प्रयास करते, विदेशों तक नहीं ले जाते, वहीं लॉकडाउन हो जाता, तो ये विकराल रूप खतरा वहीं पर टल जाता। ये खतरा आज आपदा में बदल गया, ये महामारी। घरों गाँव के नज़दीक सूखी घास है, उसमें जो है थोड़ा भी आग लग जाती है तो सीधे क्या हो जाता है, दावानल हो जाता है। घर के घर, जंगल के जंगल सुहा हो जाते हैं, सारा वन्य प्राणी समाप्त हो जाता है। समाज में व्यापक अंधविश्वास, ये भी बड़ा उत्तराखंड या देश ही में भारतवर्ष के शहरों से लेकर और गाँव ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक अंधविश्वास, अंधभक्ति है हर जगह। और जब अंधविश्वास किसी पर कर देते हैं तो व्यक्ति तब कुछ नहीं देखता है, वो तन मन धन सारा लुटा लेता है और उसके बाद तब अंत में जाता है डॉक्टर के पास, तब इलाज करा करके वो ठीक होता है या ऐसी स्थिति में जाता है वो कभी ठीक नहीं होता, नुकसान हो जाता है। मद्यपान और धूम्रपान की खुली दुकानें हर जगह ये खतरा है। शहर के बीच में, बस्ती के बीच में मद्यपान और धूम्रपान की दुकानें खुल रखी हैं तो उससे छोटे से लेकर के बड़े बच्चे तक परिवार समाप्त हो जाते हैं। तो ये खतरा आपदा में बदल जाता है। अशिक्षा, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। अशिक्षित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित हो तो उस अशिक्षा के कारण क्या हो जाता है, वो अंधविश्वास कर बैठता है, धूम्रपान, मद्यपान या अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर लेता है जिससे वो अशिक्षा एक खतरा जो है वो आपदा में बदल जाती है। तो बच्चों, ये वे बातें थी जो खतरे के रूप में हम इनको देखते हैं। यही खतरे जो है भविष्य में आपदा में बदल जाते हैं और बड़ा विकराल रूप धारण कर लेते हैं। समाज उससे प्रभावित हो जाता है, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। उसके बाद आता है आपदाओं को कम करने के क्या-क्या उपाय हैं। अब देखो भाई, ये सारी बातें तो हमने कह दी हैं पहले। मैंने आपको पहले ही बता दी, ये सारे के सारे खतरे हैं जो आपदा में बदल जाते हैं। लेकिन इनको जो है कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ जो है मानवीय आपदाएं हैं। प्रकृति का प्रकोप या ईश्वर का खेल मान करके हम ऐसे तो नहीं कह सकते भाई खत्म हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते भाई जो कोविड-19 आ गए प्रकृति का क्या करें। इसके लिए बचने के लिए जो है मनुष्य प्रयास कर रहा है। तो कौन-कौन से प्रयास कर रहे हैं? आपदाओं के प्रभाव को, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रभाव उनको समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे होने वाले प्रभाव को जो है हम उचित प्रबंधन और अन्य पूर्व तैयारियों के द्वारा आपदाओं से होने वाले नुकसान या उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे क्या-क्या कर सकते हैं? आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं बच्चों कि कौन-कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनका चिन्हीकरण कर दिया किया जाए और उन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाए। जैसे आजकल कोविड-19 है, जहाँ कोविड-19 के केसेस मिले हैं, वहाँ सरकार ने क्या कर दिया, उनको सील कर दिया, उनको फ्रीज कर दिया है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी के बारे में के अंतर्गत आती है। उसके बाद जीवन रक्षक कौशल। देखो बच्चों, आपदा जब आती है तो मनुष्य की जान सबसे पहले चली जाती है, प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाती। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हमने 9th में पढ़ाया और छोटे-छोटे कक्षाओं में आप पढ़ते हैं।
कि चिकित्सक के पास ले जाने से पहले बीमार या प्रभावित व्यक्ति को जो सामान्य इलाज किया जाता है वो प्राथमिक चिकित्सा है और उसको तुरंत चिकित्सक के पास फिर पहुंचाया जाता है। उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा में जो है किसी व्यक्ति का मान लो खून बह रहा है, अगर आप उसका खून नहीं रोक पाएंगे तो थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्य जानकारी जैसे CPR बताया था। उसके बाद जो है कुत्ते काटने से और सांप के काटने से क्या क्या आप करेंगे, सामान्य जानकारियां होनी चाहिए, छोटी छोटी दवाइयां होनी चाहिए, शरण स्थलों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं जैसे आजकल आपदा आ रखी है तो शरण स्थल नहीं होंगे, भोजन नहीं होंगे, संचार की सुविधाएं नहीं होंगी, परिवहन की सुविधाएं नहीं होंगे, तो व्यक्ति प्रभावित ज्यादा होगा, समाज ज्यादा प्रभावित होगा और आपदा और विकराल रूप रखे। तो आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जीवन रक्षक कौशल का भी जो सुविधाएं उनका विकास होना बहुत जरूरी है। उनके बारे में समुदाय को जानकारी होनी जरूरी है। फिर वैकल्पिक संचार के साधन। वैकल्पिक संचार के साधन बच्चों आपदा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाती हैं भाई? जो आवश्यक सूचना है उनका निष्पादन माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र से और जहां उनका निवारण होना है, जैसे जिला आपदा प्रबंधन केंद्र है या राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र है या गांव का संपर्क जो है तहसील मुख्यालयों से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के लिए वैकल्पिक संचार के साधनों का होना नितांत आवश्यक है। और ये आपदाओं के दौरान राहत कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उपाय है वैकल्पिक संचार का। सुरक्षित निर्माण विधियां। सुरक्षित थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सुरक्षित निर्माण विधियों का मतलब है आपदा, क्योंकि मैंने कहा कि भूकंप यहाँ जाते हैं, बाढ़ यहाँ जाती है, इसके अलावा जो है यहाँ दावानल हो जाता है कि घटनाएं हो जाती है, नहीं घटनाएं हो जाती है। तो निर्माण की विधियां सुरक्षित होनी चाहिए। मकान ऐसी जगह पे बनाना जहाँ खतरे कम हो, खतरों का निवारण हो, किए जाने की संभावना जहाँ पे हो, जैसे नदियों के किनारे मकान न बना जाए। नियमों और कानूनों का समय पर सही से पालन किया जाना चाहिए। तो सरकार के द्वारा आपदाओं से बचने के लिए अनेक नियम और कानून बनाए गए हैं, सही जानकारी लोगों को होनी चाहिए, समय पर उसका पालन किया जाना चाहिए। जैसे आजकल कोविड-19 के बारे में ये कहा जा रहा है भाई तुम अपने ट्रैवल हिस्ट्री को मत छुपाओ, कहाँ कहाँ तुम गए थे ये सारी सूचनाएं दो, कैसा करना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है। उस तरह से जो है सरकार नियम बनाती है कि निर्माण कार्य कहाँ होने चाहिए, नदी से कितने दूर होने चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। तो नियम और कानून सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके, लोगों को कम से कम नुकसान हो सके। उसके बाद आता है बच्चों आपदा की स्थितियां। आपदा की 3 स्थितियां, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। आपदा से पूर्व जो है पूर्व तैयारी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ये बताया सारी सूचनाएं पहले की, आपदा से पहले की जन जागरूकता अभियान होना चाहिए। और न्यूनीकरण माने कम करना, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने आपदा जो आती है बार बार, मकान टूट जाता फिर बनाना पड़ता। अगर एक बार आप ढंग से मकान बना देंगे, मानकों के अनुरूप बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो जाता। आपदा के दौरान राहत और सहायता, खोज निकालना, बचाव करना। आपदा आ गई है, अफरा तफरी का माहौल नहीं करना है, लोगों को खोज निकाल, सबसे पहले जो दबे हुए लोग हैं उनको खोज निकालने में प्रयास करना चाहिए, जो बीमार हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के पास सीधा बचाने का प्रयास, हॉस्पिटल में भेजना है। बचाव में जो है उनके लिए भोजन की व्यवस्था, शिविर की व्यवस्था और आपदा के पश्चात सहायता करना लोगों की जो परेशान है, जिनका सब कुछ बह गया, समाप्त हो गया, जो प्रभावित, उनके विकास के बारे में सोचना और पुनः स्थापना करना, उनके घरों को बनाने का काम करना में मदद करना, उसके बाद उनका जीवन को पटरी पे लाने, ये सारे मदद। और उसके बाद आता है बच्चों ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। किताबी का नाम आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन का मतलब आपदा से बचने के प्रयास, एक मैनेजमेंट तैयार करना, एक योजना तैयार करना, यानी एक ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया, जैसे लिखा भी मैंने, आपदा प्रबंधन एक ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया है जो कि आपदा न्यूनीकरण यानी कम करने हेतु समाज और उसके पर्यावरण के लिए हितकारी हो। समाज और उसके पर्यावरण माने चारों तरफ का जो वातावरण है, समुदाय है, उसके लिए हितकारी हो और अनेक उपाय सुझाती हो, यही आपदा प्रबंधन कहलाती है। अनेक उपाय मैंने आपको बता दिए ऊपर, ये कर सकते हैं हम। ये सारे सुझाने का काम
और आपदा से बचने का जो काम करती है, आपदा का जो प्रभाव है उसको न्यून माने कम करने के लिए जो काम करता है वो सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो आपदा प्रबंधन से संबंधित मैंने आपको बता दी हैं। भारत में जो है कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। 2013 में केदारनाथ घाटी में जो जल प्रलय आया था और ये पूरे भारत की हजारों लोग इसमें और मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। 2004 में सुनामी आया जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और कितने लोग प्रभावित हो गए थे। 2001 में एक बार भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था। 19,727 लोग उसमें मारे गए थे। बहुत सारे स्कूली बच्चे भी थे। लाखों लोग उसमें प्रभावित हो गए थे। उसके अलावा जो है राजस्थान में त्वरित 1996 में राजस्थान में त्वरित बाढ़ आई। अनेक प्रकार के तूफान आ जाते हैं, हरिकेन, टाइफून, लैला। 2010 में जो है शक्तिशाली तूफान आया था और 5 लाख लोग बेघर हो गए थे। कितने लोग मर गए थे। लैला नामक चक्रवात जो है 2010 में आया था। भारतवर्ष के अनेक क्षेत्र में अनेक आपदाएं आती हैं। तो उत्तराखंड में मैंने 2013 में जो है केदारनाथ का आपदा का उदाहरण दे दिया है। उसके अलावा जो है 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप, 2098-99 में उत्तराखंड में भूकंप आया। तो और जंगलों में आग लगने की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। 2013 की आपदा के बारे में केवल रुद्रप्रयाग ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में उससे जो है चारों धाम हमारे प्रभावित हुए थे। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपदा के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। ये पहला चैप्टर था और इसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जो है इसके प्रश्न उत्तर आप करेंगे। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, एक्टिविटी भी है, मैं चेक भी करूँगा और व्हाट्सएप से ही आप मेरे को भेजेंगे। थैंक यू।